गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम पढ़ रहे थे 11th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, यानी समय की शुरुआत से। आज हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में आपको बताऊंगी अर्ली ह्यूमंस के विषय में, फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स, यानी पेड़ों से गुफा और खुले स्थलों पर आवास। जो आदि मानव थे वो पेड़ों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे और बाद में खुले स्थानों पर भी रहने लगे। ये सारी जानकारी हमें किससे पता चलती है? इस सारी जानकारी के लिए हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है जिनसे हमें सारी जानकारी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उनकी जीवन शैली के जानने का एक तरीका है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की जांच पड़ताल करना। उन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं उनसे हम पता लगाते हैं। उदाहरण के लिए केन्या में किलोम्बे और ओलोर जैसाइली जो जगह हैं, वहाँ खुदाइयों पर हजारों की संख्या में हमें शल्क उपकरण और हस्त कुठार यानी फ्लेक टूल्स एंड हैंड एक्सेस ये हमें मिले हैं। ये औजार करीब 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। अब प्रश्न आता है कि ये इतने सारे औजार एक स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? जो हमें इतनी संख्या में मिले हैं, कैसे इकट्ठे हुए? ये संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर ये हमें मिले हैं वहाँ शायद लोग बार बार आते जाते रहे होंगे। ऐसे क्षेत्रों में ये लोग आकर के कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है चीज़ें बनाते रहे होंगे। कुछ स्थानों पर हमें ऐसी उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें मिली हैं, शिल्पकृतियाँ मिली हैं और वे क्षेत्र कुछ अलग से दिखाई पड़ते हैं। करीब 4 लाख से 1,25,000 साल पहले गुफाओं और खुले निवास स्थान क्षेत्र पर का प्रचलन शुरू हो गया। पहले वो पेड़ों पर रहते थे और उसके बाद वो गुफाओं में रहने लगे और खुले क्षेत्रों में रहना शुरू कर दिया। इसके भी हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं यूरोप के स्थानों से। जैसे दक्षिणी फ्रांस में हमें स्थित लेजरेट गुफा की दीवार जो 12x4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाई गई है। इसमें हमें 2 चूल्हे मिले हैं और अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे फल, वनस्पतियाँ, बीज, पक्षियों के अंडे, मीठे जल की मछलियाँ, ट्राउट, पर्च और कार्प के साक्ष्य मिले हैं। एक और पुरा स्थल हमें दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ मिली हैं। केन्या में चैसो बाजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वाट क्रॉस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं जो करीब 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से के फटने से जो है इस तरह की जो है ये चीज़ें हमें मिली हैं, या जो जली हुई चीज़ें मिली हैं, या कोई प्लानिंग करके आग में पका कर ये बनाई गई थी। खैर जो भी हो, इसके बारे में पूरी तरह से इतिहासकार सही जानकारी इतिहासकारों को नहीं है। इसके अलावा हमें कुछ चूल्हों के अवशेष, वो शायद खाना पकाने के लिए, प्रकाश के लिए और शायद सर्दियों में गर्मी लाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था। अब बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि वो लोग जो है लेजरेट की गुफा और फ्रांस में स्थित जो लेस्कॉस गुफा थी उससे हमें केन्या में चैसो बाजा, दक्षिण अफ्रीका में स्वाट क्रॉस, यहाँ से हमें किस तरह से जो है हमें औजार मिले हैं, चूल्हों के अवशेष मिले हैं, जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, ठीक है। तो और उनके द्वारा बनाई गई कुछ चीज़ें जिससे हमें उनके विषय में जानकारी मिलती है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे औजारों का निर्माण, यानी ये जो औजार कैसे बनाते थे, मेकिंग टूल्स। सर्वप्रथम ये याद रखना उपयोगी होता है
कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी, मतलब ये नहीं कि जो मनुष्य है वही औजार बनाते थे, औजारों का इस्तेमाल करते थे, बल्कि जो पक्षी थे, क्योंकि मनुष्य के जो औजार होते हैं वो दूसरे होते हैं, आप सभी जानते हो, लेकिन जो पक्षियों के औजार होते हैं उनके पंजे और उनके नाखून होते हैं, जिनसे वो अपने शिकार को पकड़ते हैं और अपना कार्य करते हैं। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे पहला जो एविडेंस मिला है हमें इथियोपिया और केन्या में मिला है, जहां ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। अब प्रश्न आता है कि क्या यह काम अकेले पुरुष करते थे? शायद नहीं। यह काम पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर के किया करते थे। संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के कुछ खास औजार बनाती थी और उनका इस्तेमाल करती थी। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ। इस बात का प्रमाण मिलता है कि फेंककर मारने वाले भाले और तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे। यानी अब फेंक कर मारने वाले औजार जैसे तीर कमान और भाले भी बनाए जाने लगे। मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें से बौंस निकाल दी जाती थी, तो उन्हें सुखाया जाता था, ठीक है, और बाद में उनको खाया जाता था। इसके अलावा कुछ और हमें मिले हैं औजार, जैसे कि सुई का आविष्कार भी शायद उस समय हुआ था। लोहेदार खाल का कपड़े के रूप में प्रयोग करते थे और सुई का प्रयोग वो जो बोन्स की हड्डियों की सुई होती थी जिनका प्रयोग वो सिलने में किया करते थे। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला जो हमें साक्ष्य मिला है करीब 21,000 वर्ष पुराना मिला है। इसके अलावा हमें छेनी आदि व नुकीले ब्लेड से हड्डी, सींग, हाथी दांत और लकड़ी पर नक्काशी, ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं, जिसका मैं अभी आपको इसमें कुछ डायग्राम है उसके द्वारा मैं आपको बताऊंगी। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट ए पार्ट जो है इसमें, ये एक बड़ा पत्थर, इसके आप देख रहे हो इसके ऊपरी सिरे को, पत्थर के टुकड़े को हथौड़ी की सहायता से हटा दिया गया है, ठीक है। अब ये अलग हो गया टुकड़ा इसमें से। सेकंड खा, इसमें एक चपटी सतह, जब ये आधा टुकड़ा इसका पीस पत्थर हथौड़े से अलग कर दिया तो ये एकदम फ्लैट इस जो है जगह बन गई, जिसे घन यानी क्यूबिक कहा गया। तीसरा आप यहाँ देखो, फिर इस पर ये जो क्यूबिक की शेप बन गई, इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से साइडों में इस पर जो है प्रहार किया गया। इस तरह से इस पर जो है धारदार लाइनें बन गई। और फिर इसको नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, इसमें यहाँ पर जो है इनको इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में काट दिया गया, जो ये एक छेनी की तरह बन गए। यहाँ लास्ट वाला पॉइंट आप देखेंगे, यहाँ पर ये एक जो है हड्डी है, बोन्स है ये, इस पर इन छेनी से इन्होंने जो है जानवरों के चित्रों को कटिंग कर कर किस तरह से बना रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है ये हड्डियों पर भी जो है नक्काशी, यानी इस पर अपनी कारीगरी यहाँ पर करने लगे। तो इस तरह से जो आदि मानव थे इस तरह से अपने औजार बनाया करते थे। बच्चों, अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये अपने औजार बनाया करते थे। अब हम पढ़ेंगे इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट, संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, भाषा और कला, यानी लैंग्वेज एंड आर्ट। होमिनिड जो मानव थे ये किस तरह से अपनी बातों को एक से दूसरे में कन्वे क्या करते थे, कैसे भेजा करते थे? ये अपने हाव भावों के द्वारा, हाथों के एक्सप्रेशन के द्वारा, हिला करके, गुनगुना करके,
गानों के द्वारा अपनी बातों को एक से दूसरे में भेजा करते थे। मनुष्य की वाणी का यानी जो उन्होंने बोलना शुरू करा, वो सबसे पहले उन्होंने इशारा करके बुलाने की क्रिया से शुरू करा, जो कि हम अधिकतर जो है वानरों में भी, बंदरों में भी देखते हैं। धीरे धीरे जिस तरह से वो अपनी आवाज़ निकाल करके बोलने लगे, यहीं से ध्वनियाँ यानी स्वर की शुरुआत हुई। अब प्रश्न आता है कि बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो शायद भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ होगा। स्वर तंत्र यानी बोलना, इसका विकास करीब 2 लाख साल पहले शुरू हुआ। थर्ड, एक तीसरा सुझाव यह है कि भाषा कला के साथ लगभग 40,000 से करीब 35,000 साल पहले विकसित हुई। तो दोनों चीज़ें मिलकर के जो शुरू हुई हैं, भाषा और कला, करीब 40,000 से 35,000 साल पहले। और वैसे नहीं तो वैसे भाषा का विकास कब शुरू हुआ? करीब 20 लाख साल पहले। और स्वर यानी बोलने का विकास जो शुरू हुआ करीब 2 लाख साल पहले शुरू हुआ है। फ्रांस में स्थित लेस्कॉक्स, और अब जो इसका अगला हेडिंग है, अभी तो हम लैंग्वेज का पढ़ रहे थे, हम पढ़ेंगे अब बताती हूँ इनका आर्ट का यानी कलाकारी इनकी कैसी थी। इसका हमें कैसे पता चलता है कि इनकी कला का प्रयोग किस तरह से क्या करते थे, किस तरह की कलाकारी करते थे। ये हमें फ्रांस में स्थित लेस्कॉक्स गुफा मिली है और शोवे की गुफा, इसके अलावा स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफा, जहाँ पर हमें एनिमल्स की बहुत सारी चित्रकारियाँ पाई गई हैं, जो करीब 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच में कभी बनाई गई थी। इनमें बहुत सारे एनिमल्स जैसे घोड़े, हिरन और बड़े बड़े जानवर, गैंडे, शेर, भालू, लकड़बग्घे, उल्लू, बहुत सारे जानवरों के चित्र इसमें बने हुए मिले हैं। इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिए गए हैं, उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाए गए हैं। यानी जितने भी चित्र बने, इस पर बहुत सारे प्रश्न इतिहासकारों ने उठाए हैं। उदाहरण के लिए, इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं? बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ चित्र बने और बहुत से ऐसे हैं जहाँ नहीं हैं। कुछ खास जानवरों को ही और कुछ ही लिमिटेड जानवरों के ही चित्र क्यों हैं, दूसरे जानवरों के क्यों नहीं हैं? इसके अलावा ये भी प्रश्न उठा है कि पुरुषों को अकेले अलग अलग और समूहों में चित्रित किया गया है, जबकि स्त्रियों को केवल समूह में ही क्यों? पुरुषों को अकेले भी उनकी जो है ड्राइंग के द्वारा बना रखा है और ग्रुप में भी, लेकिन महिलाओं को समूह में ही दिखा रखा है। केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ इसमें दिखाया गया, स्त्रियों को नहीं दिखाया गया। जीवन में शिकार का महत्व है, इसलिए जानवरों की चित्रकारियाँ धार्मिक क्रियाओं, रस्मों, जादू टोने से जुड़ी होती थी। शायद अब प्रश्न आता है कि चित्रकारी क्यों की जाती थी? शायद इसलिए की जाती थी, ऐसी रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिलेगी। और दूसरा, जो ग्रुप में, समूह में जो है चित्र बने हुए हैं, शायद ये संगम स्थल थे, यानी यहाँ इन गुफाओं में बहुत सारे लोग आकर के, आदि मानव यानी अर्ली मैन यहाँ आते थे, इकट्ठे होते थे और तब यहाँ पर चित्रों को बनाते थे, जहाँ लोगों को छोटे छोटे समूह मिलते थे, जो इकट्ठे होकर कार्य करते हुए दिखा रखे हैं। शायद यहाँ ये शिकार की योजना बनाते थे या शिकार के तरीकों और टेक्निकों की एक दूसरे से चर्चा करते थे अपनी भाषा में। खैर जो भी हो, ये चित्रकारियाँ आगे आने वाली पीढ़ियों को इनकी जो टेक्निक थी, इनकी जानकारी देती है। तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि जो अर्ली मैन थे, आदि मानव थे, किस तरह से अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और आर्ट के क्षेत्र में उन्होंने किस किस तरह की चित्रकारियाँ की हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा फ्रांस, शोवे और स्पेन में जो हमें गुफाएं मिली हैं, वहाँ जो चित्रकारियाँ मिली हैं, उनसे पता चलता है कि कौन कौन से एनिमल्स उस समय होते थे और वो किस तरह से चित्र समूह में भी बनाते थे, अकेले भी बनाते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें उस समय की मिली हैं। तो यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से
पूछ सकते हैं। थैंक यू।